हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर नंबर 3। मैं आपको क्विकली याद दिला देती हूँ कि हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशनल एनालिसिस, है कि नहीं। आई होप आपको सब याद होगा और सिग्निफिकेंट फिगर्स में के सारे रूल्स भी हमने गो थ्रू कर लिए। तो क्विकली आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले लेक्चर की तरफ, wherein we are learning about laws of chemical combinations. Okay, so ग्रेड 9 सीबीएसई में आपने पढ़ा ही होगा। फर्स्ट 2 इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं, सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट लॉज आपने पढ़े हैं, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। What does the law say? It is similar to law of conservation of energy, which states that energy can neither be created nor be destroyed, but can be transformed from one form to another form. वैसे ही similarly we have law of conservation of mass, जो कहता है matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मतलब ये अगर कोई भी chemical reaction हम consider कर रहे हैं, उसका matter तो मतलब जो भी पहले से ही अवेलेबल रहता है वो ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट एक फॉर्म, वन फॉर्म कैन बी डेफिनेटली कन्वर्टेड टू सम अदर फॉर्म। ओके, वेरी इजी एंड क्विक लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ठीक है, हमने ग्रेड 9 में ऑलरेडी ये कवर कर लिया है। चलिए, हमने दूसरा लॉ भी पढ़ा था, हम उसको क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस भी। व्हाट डज द स्टेटमेंट से? अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ देयर मासेस। यानी नो मैटर कहाँ से वो केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल कंपाउंड बन रहा है, वो मैटर नहीं करता है। जब भी एक केमिकल कंपाउंड बनता है, उसमें क्या मैटर करता है कि वो एटम्स जो हैं अपने एक होल नंबर रेशियो में ही हमेशा अवेलेबल रहते हैं। always they are present in fixed ratio of their masses। उनके मास के हिसाब से उनका रेशियो हमेशा हमेशा फिक्स्ड रहता है। देयर इज नो डिविएशन देयर। जैसे कि मैं रेन वाटर कंसिडर कर लूं या फिर नॉर्मल टैप वाटर कंसिडर कर लूं या फिर वाटर फ्रॉम एनी अदर सोर्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से जो वाटर बनता है उसको कंसिडर कर लूं, कुछ भी हो, ऑलवेज द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइनिंग टू फॉर्म वाटर विल रिमेन 1:8 बाय मास। जैसे कि हम एक एग्जांपल ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल ही कंसिडर करते हैं। मेरे पास है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस टू फॉर्म वाटर। सबसे पहले तो एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसका बैलेंस्ड फॉर्म लिखेंगे, वरना हमको हमारा जो प्रिसाइज आंसर है वी विल नॉट गेट इट। ओके, सो 2H2 plus O2 will give you 2H2O। नाउ दिस इज ऑल बैलेंस्ड। ठीक है, अगर मैं मास ऑफ हाइड्रोजन कंसिडर करूं तो हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1, so there are 2 हाइड्रोजन, so H2 times 2, so 4 grams of hydrogen। अगर से मैं मास में ले रही हूँ तो 4 grams of hydrogen combines with oxygen का atomic mass हो गया 16, लेकिन ऑक्सीजन is available here in the form of O2, तो हो गया 32। करेक्ट, टू फॉर्म 36 grams of water, obviously because 2H2O है, times 2। करेक्ट, times this last 10 seconds you can delete it। I'm recording। okay, तो obviously इधर हो गया 4 grams plus 32 grams equals to 36 grams of water। हम जानते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18 grams, but since 2 water molecules are there, 18 times 2 हो गया 36 ग्राम। अभी 4 और 32 क्या वो एक होल नंबर रेशियो कहलाएंगे? डेफिनेटली कहलाएंगे, लेकिन क्या हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि 4 और 32 वी कैन सिंप्लीफाई बी बाय आइदर बाय 2 और बाय 4 इटसेल्फ। तो मैं सिंपली लेती हूँ 1 एंड 4 1s are 4, 4 8s are 32। तो मतलब जब भी वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होगा, उसका मास जो है हमेशा फिक्स्ड होगा in terms of 1:8। so that means if I have 1 gram of hydrogen, that will combine with 8 gram of oxygen। अगर मेरे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है, वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा
8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन करेगा टू प्रोड्यूस वाटर। अगर मेरे पास 100 ग्राम है तो वो 800 ग्राम के साथ कंबाइन होगा। अगर मेरे पास 100,000 ग्राम है तो वो 800,000 ग्राम के साथ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होगा। दैट्स द मीनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लॉ की तरफ। वी आर हैविंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। अब ये मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या है? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जांपल ही लेके चलते हैं। अगर से मैं लिखूं कि हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, पहला प्रोडक्ट हमारा क्या है? हमको पता है, इट इज वाटर। माय क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ वाटर एक ही प्रोडक्ट बनेगा जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा? नहीं, जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होगा एक और पॉसिबिलिटी है, एक और प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, और वो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो लेकिन जब हम पहला वाला ऊपर वाला रेशियो लेते हैं, वी विल गेट 4:32। ठीक है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमको मिलेगा 1:8। तो अगर हम दूसरा वाला रेशियो रहते हैं, देखिए पहले तो हो गया 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद एज यूजुअल 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको हम क्या हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसका रेशियो हो जाएगा 1:16। करेक्ट। सो 2:32 कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर एज 1:16। हो गया। तो ये देखिए, इधर 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, और इधर देखिए 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये 8 और 16 एक होल नंबर रेशियो कहलाएंगे कि नहीं? डेफिनेटली कहलाएंगे। तो हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको रेशियो क्या मिलेगा? 1:2, है कि नहीं? तो दैट मीन्स अगर से ऑक्सीजन in the ratio 1:2 can combine with hydrogen, it will form 2 products, correct? And both of them are fixed whole number ratios. ठीक है, तो ये हो गया हमारा law of multiple proportion। देखिए, if two elements can combine to form 2 or more, देखिए 2 elements combine to form 2 or more compounds, then the masses of that element combine with a fixed mass of the other element। जब भी मैं हाइड्रोजन कंसिडर करूंगी, 1 part of hydrogen and 1 part of hydrogen in the first case, in the second case। ठीक है, पहले एग्जांपल में 1 part of hydrogen in terms of mass, दूसरे एग्जांपल में 1 part of hydrogen in terms of mass। अगर ये दोनों को कंसिडर कर ले तो पहले पार्ट में ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो गया 8, दूसरे पार्ट में हो गया 16। सो 8:16 करेंगे तो हम उसको सिंप्लीफाई करके फिर से 1:2 ला सकते हैं। करेक्ट। सो दैट कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द स्मॉल रेशियो ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, तो 8:16 ऑक्सीजन कैन बी रिटन एज 1:2। तो वो भी हो गया एक फिक्स्ड और एक स्मॉल होल नंबर रेशियो। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल है इधर पे, क्विकली चलिए देखते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन जब भी कंबाइन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, द रेशियो इज 12:16। और कार्बन और ऑक्सीजन जब भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए, जब भी कंबाइन होता है, द रेशियो इज 12:32। अगर से हम सिर्फ ऑक्सीजन का कंसिडर करें, क्योंकि मास ऑफ द कार्बन फिक्स्ड है दोनों एग्जांपल्स में, अगर हम मास ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर करें, फिर से हमको मिल रहा है 16:32। 16:32 कैन आई राइट इट एज 1:2? ठीक है, सो 1:2 क्या एक होल नंबर, सिंपल होल नंबर रेशियो बन सकता है? डेफिनेटली। सो द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज, अगर कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ मोर देन 1 कंपाउंड बना रहा है तो उसका भी होल नंबर रेशियो ही कंसिडर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्विकली। गै-लुसाक्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ। अगेन ये 2 लॉ बहुत ही जरूरी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। और ये एक्सक्लूसिव, वो दोनों गै-लुसाक्स लॉ और अवोगाड्रोस लॉ प्लीज याद रखिए, एक्सक्लूसिव गैसियस स्टेट के लिए ही होंगे। तो सॉलिड और लिक्विड अगर हम कंसिडर करें तो गै-लुसाक्स लॉ एंड अवोगाड्रोस लॉ हम नहीं अप्लीकेबल, वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर गैसेस। ठीक है, तो जल्दी क्विकली स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। मतलब
जैसे हम सॉलिड सब्सटेंसेस का मासेस को कंसिडर करते हैं, अगर हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली गैसेस लेंगे और उनके वॉल्यूम्स को कंसिडर करेंगे, तो गैस ए और गैस बी जब भी कंबाइन होता है कोई और गैस या प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम से ही होगा। फर्स्ट और सेकेंड लॉ हमने जो देखा, पिछले 3 लॉज जो हमने देखे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, तीनों में मास रेशियो कंसिडर होता है। इधर पे सिंस इट इज अ गैस, वॉल्यूम रेशियो ही कंसिडर होगा। ठीक है, सो अगर मैं सेम एग्जांपल लूं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिकॉज क्योंकि दोनों ही गैस हैं, तो अगर से मैं सेम एग्जांपल लूं, 2H2 plus O2 will give you 2H2। वो अगर से हम मास ना देखकर वॉल्यूम कंसिडर करें, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो सकता है हमेशा 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। सो 2:1 इज द रेशियो। क्या 2:1 एक होल नंबर रेशियो कहलाया जाएगा? हाँ, डेफिनेटली कहलाया जाएगा। तो दैट इज व्हाट लॉ? गैलियो-सैक्स लॉ। लेकिन इनकी एक कंडीशन है, क्या? दैट ऑल द गैसेस आर टू बी केप्ट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं हाइड्रोजन को एक टेम्परेचर प्रेशर में कंसिडर करके, ऑक्सीजन को एक टेम्परेचर प्रेशर में कंसिडर करके अगर मैं बोलूं गैलियो-सैक्स लॉ ये फॉलो करेगा, तो नहीं करेगा। सो दैट मीन्स ऑल द गैसेस दैट आर बीइंग कंसिडर्ड, वो सारे गैसेस को किस में रहना है? सेम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में रहना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अवोगाड्रोस लॉ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, और एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही है। Equal volume of all gases under the same conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। माने अगर हम 2 गैसेस लेंगे, सेम टेम्परेचर ऑफ एंड प्रेशर के कंडीशंस सप्लाई करेंगे, तो इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर से मैं 2 लीटर के 2 कंटेनर्स लेती हूँ, कंटेनर 1 में मैंने हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया एंड कंटेनर 2 में मैंने ऑक्सीजन गैस फिल कर दिया है। ठीक है, तो कंटेनर 1 में अगर से मैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर दे रही हूँ, एंड 2 लीटर का कंटेनर है, दोनों ही 2 लीटर के कंटेनर है, अगर से हाइड्रोजन x मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल रहेंगे, तो ऑक्सीजन भी x ही होंगे। ऑक्सीजन, जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन बड़ा वाला मॉलिक्यूल है, क्या वो साइज के हिसाब से बड़ा है तो नंबर के हिसाब से कम होगा? नहीं कम होगा, दोनों सेम रहेंगे। वही है अवोगाड्रोस लॉ। अगर से हम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन से सेम रख रहे हैं, तो जितना भी, अगर हम सेम दो कंटेनर्स ले रहे हैं जिसका वॉल्यूम भी सेम है, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहेंगे। तो जस्ट बिकॉज हाइड्रोजन छोटा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल है साइज के हिसाब से, तो क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे होंगे? नहीं होंगे, वो सेम ही रहेंगे। दैट इज विच लॉ? अवर अवोगाड्रोस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर से एक ग्रेड 9 का टॉपिक हम रिकॉल करेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है समझने के लिए, क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम को, जो आप ग्रेड चैप्टर नंबर 2 में भी दोबारा से रिकॉल करेंगे और पढ़ेंगे भी। हाउएवर, डाल्टन एक साइंटिस्ट था जो लेट 1800s में उन्होंने बहुत सी रिसर्च करके कुछ पोस्टुलेट्स एटम के बारे में हमें बताए थे, जो कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पोस्टुलेट्स आर ट्रू एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट पोस्टुलेट। ठीक है, आज भी हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कंसिडर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेड 9 सिलेबस में भी पढ़ रहे हैं, ग्रेड 11 में भी पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पोस्टुलेट सारे के सारे अब तक भी वैलिड हैं, सिवाय एक पोस्टुलेट के। फर्स्ट लेट्स गो थ्रू। ठीक है, क्विकली देखते हैं कौन से पोस्टुलेट्स हैं वो। तो पहला पोस्टुलेट हो गया, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल। मतलब मैटर जो है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और हर मैटर में स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है? एटम्स है। ओके, ये डाल्टन्स के पोस्टुलेट्स मैं आपको बता रही हूँ। ओके, स्मॉलेस्ट एंटिटी क्या है? मैटर है। क्या हम मैटर को, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मैटर क्या है? एटम है। क्या हम एटम को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी नहीं कर सकते। सो एटम ही सबसे छोटा वाला यूनिट है, क्योंकि जब डाल्टन ने पोस्टुलेट्स दिए थे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की उतनी ज्यादा जानकारी नहीं कंसिडर करी जा रही थी, तो वो बोल रहे हैं, वो तो उन्होंने
सिंप्लीफाइड वर्जन में कहा कि एटम ही सबसे छोटा है, एटम से छोटा कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स एटम्स इज इनडिविजिबल, डिवाइड नहीं कर सकते, एंड इनडिस्ट्रक्टेबल, हम उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं करते, क्योंकि जैसे ही हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे वो एक दूसरा फॉर्म, दूसरा एनर्जी या दूसरे मास में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट, जो कि आज के जमाने में गलत है। एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, करेक्ट, एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में। तो हाउएवर ये पहला वाला पोस्टुलेट जो है वो गलत हो गया है। हाउएवर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। अगर से मैं दो एटम्स ऑक्सीजन के, सिर्फ ऑक्सीजन के दो एटम्स लूं तो क्या वो सेम होंगे? जिनका उनका मास क्या वो सेम रहेगा, उनका साइज क्या वो सेम रहेगा, उनका, अभी हमको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में पता है, तो क्या वो प्रॉपर्टीज सारे सेम रहेंगे? हाँ, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वैलिड पोस्टुलेट। तो मूव ऑन करते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट साइज एंड अदर प्रॉपर्टीज, मास एंड अदर प्रॉपर्टी। अगर मैं एक एटम ऑफ हाइड्रोजन और एक एटम ऑफ ऑक्सीजन लूं, क्या वो सेम होंगे? नहीं होंगे। अगर से मैं हाइड्रोजन लूं, क्या वो सेम है? हाँ, वही सेकेंड पोस्टुलेट है। लेकिन मैं ऑक्सीजन लूं, क्या वो सेम होंगे? हाँ। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंसिडर करूं, तब क्या वो सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। करेक्ट, दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी और पोस्टुलेट, जो भी ठीक ठाक है। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये तो हम सब जानते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम्स आल्सो आर एग्जिस्टिंग, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम उसको वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, थोड़े इलेक्ट्रॉन्स निकाल के या डाल के उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम उसको क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट पोस्टुलेट के अगर की ओर बढ़ते हैं। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन इन सिंपल रेशियो, है कि नहीं? हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2, 3 में सब में पढ़ लिया है कि जब भी कॉम्बिनेशन होता है to form a compound, pure substances में भी हमने पढ़ा, when compounds are formed they follow a simple whole number ratio। कोई भी रिसोर्स हो, लेकिन वो सिंपल होल नंबर रेशियो ही फॉर्म करेंगे। करेक्ट। केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, वो भी सही है। बहुत से बार यहाँ पे हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आज के दौर में हमें पता है केमिकल रिएक्शंस आर रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट ऑफ एटम्स। करेक्ट। कभी कभार और एटम्स भी रीअरेंज हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म, लेकिन जब भी केमिकल रिएक्शन होता है इट इज रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन, लूज एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हाउएवर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। लेकिन उस समय पे जहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई भी एआई या सोशल मीडिया नहीं था, तब डाल्टन ने ये पोस्टुलेट्स दिए जो कि आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास, यस, जब भी डाल्टन ने कहा कि एटम को नाइदर बना सकते हैं नॉट मिटा सकते हैं, नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सो उसने और एक और बात उससे हमको समझ लेनी चाहिए कि एटम है, अगर उसका मास, तो उसका मास होगा ही, उस मास को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। सो द मास ऑफ एन एटम, अगर ये एक एटम है, इसका जो भी मास है उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है, लेकिन आज के दौर में हमको पता है एटॉमिक मास है मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डेफिनेशंस पे अभी अपना फोकस रखेंगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज मास ऑफ एन एटम of the elements to the 1/12 mass of one atom of C12 isotope। माने अगर हम एक कार्बन एटम मतलब एक C12 आइसोटोप हाथ में ले लेंगे और दूसरा एलिमेंट, दूसरा कोई भी एटम अगर हम हाथ में ले लेंगे और उन दोनों का रेशियो अगर से हम चेक करेंगे, उस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ हमने कार्बन C12 आइसोटोप को ही कंसिडर करना है, क्योंकि कार्बन C12 आइसोटोप इज द मैक्सिमम अबंडेंट कार्बन फॉर्म इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम कार्बन C12 को ही कंसिडर करेंगे। सो मास ऑफ वन एटम of C12 आइसोटोप is considered as 12। ओके, आज के दौर में हमको पता है कार्बन में 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है, तो सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स क्या हो गया? 12 हो गया। करेक्ट। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बिकम 12। तो
हम उसको एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, लेकिन डाल्टन ने या फिर एटॉमिक मास का डेफिनेशन हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, हम किसके हिसाब से दे रहे हैं, एक कार्बन C12 आइसोटोप अगर आप उसको कंसिडर करेंगे, उसका जितना भी वेट है, जितना भी मास है, उसको हम 1 AMU कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट हम कहेंगे उसको। देयरफॉर 1/12 मास ऑफ C12 आइसोटोप इज कितना यूनिट हो गया, 1 AMU हो गया, 1 AMU हो गया, करेक्ट। एक 12 atomic mass unit is the unit, correct. So mass of 1/12 carbon, one atom of C12 isotope will be considered as कितने AMU, 1 AMU, ठीक है। तो mass of one atom in terms of gram, अगर से in terms of grams मुझे यूनिट एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से इट इज 1 AMU, कितने 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन विल बी 12, करेक्ट। तो हम अगर से उसको डिवाइड करेंगे 6.022 डिवाइडेड बाय इंटू 10 पावर 23, जो कि एक मोल वैल्यू है, आगे जाके हम इस सेम लेक्चर में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट क्या है। हाउएवर अगर से हम 12 क्या है, इट इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय द एवोगाड्रो नंबर, दैट इज द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमको वैल्यू मिल जाएगा 1.9927 इंटू 10 पावर -23 ऑफ अ ग्राम। वो क्या हो गया, मास ऑफ एक एटम, माने एक एटम का मास, एक एटम 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स, ठीक है। तो एक एटम का ग्राम मास कितने ग्राम होगा, जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमको उसका आंसर मिल जाएगा 1.99 इंटू 10 पावर -23 ऑफ अ ग्राम। देयरफॉर वैल्यू ऑफ 1 AMU, लेट्स चेक, ओके। एक AMU की वैल्यू देखते हैं, 1.99 हो गया, मास ऑफ कितने एटम्स, 1 एटम ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 12, 12 क्यों लेंगे, क्योंकि वी नो द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, सो 1.99 बाय 12 विल गिव यू 1.66 इंटू 10 पावर -27 ऑफ अ kg, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप एक और बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो मतलब एक AMU की वैल्यू, एक AMU की वैल्यू कितनी हो गई, अब मैं इसको राउंड ऑफ करके लिखूंगी एज 1.67 या फिर 66 भी लिख सकते हैं, इंटू 10 पावर -27 ऑफ अ kg, ठीक है। अगर से मैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर करूंगी, ओके, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसकी वैल्यू को ऐड करके 1.67 से उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे उसका जवाब मिलेगा 16। तो इसका मतलब है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16, जैसे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 16। सो इट इज जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन वन एटम, ठीक है। एक कार्बन लीजिए, उसमें कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स है, वो हो गया एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट। मूविंग ऑन, ठीक है, या ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। सो कार्बन का एटॉमिक मास एग्जांपल सीधा दिया है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट है 1, एंड सेम वे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट है 16। अभी मॉलिक्यूलर मास क्या है, जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। सेम एटम्स अगर कंबाइन करेंगे तो हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। हाउएवर सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस इन एनी मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के जो भी एटॉमिक मासेस है, अगर से हम उसको कंबाइन कर देंगे तो द टोटल मास जो हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर में हमारा देख लीजिए एक सिंपल एग्जांपल है, हमने जस्ट ना, हाँ हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो 1 + 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है 16, सो टोटल हो गया 18 AMU, ओके। मुझे 2 हाइड्रोजन को ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है, जब भी कोई भी एक एटम मोर देन 1 अवेलेबल रहता है उसको हम ऐसे नीचे सबस्क्रिप्ट, राइट साइड सबस्क्रिप्ट में उसका वैल्यू ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं NH3 लिख रही हूँ, नाइट्रोजन के पास सबस्क्रिप्ट राइट साइड में कुछ नंबर नहीं है, तो मतलब देयर इज ओनली 1 नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन के पास 3 है, तो मतलब 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज अवेलेबल। तो I can take the number, I can multiply it with atomic mass,
ठीक है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, और सिंस देयर 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हो गया 1 into 3, सो 14 प्लस 3 कितना हो गया 17, यूनिट क्या हो गया AMU। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर मास। सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास हो गया 18 AMU और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास हो गया 17 AMU। हम थोड़ा से न्यूमेरिकल्स इस पर सॉल्व करेंगे ताकि हमको और अच्छा से थोड़ा सा आइडिया मिल सके। एक और एग्जांपल है, कार्बन है 12 इधर, तो या एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, लेकिन ऑक्सीजन क्या है 16, और फॉर्मूला के हिसाब से ऑक्सीजन 2 है, सो 2 into 16, सो टोटल हो गया 44 AMU। आगे बढ़ते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अगर से हम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास यूनिट को सिंगल एटम के हिसाब से कंसिडर करेंगे तो हो गया AMU, लेकिन हम ये सेम एटॉमिक मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल, एटॉमिक मास यूनिट ऑफ वाटर इज 18 AMU, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इट इज 18 ग्राम्स। ओके, हम ग्राम एटॉमिक मास को मोलार मास भी कह सकते हैं, प्लीज याद रखिए, ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मोलार मास। हाउएवर, देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट हो गया 16, एक मिनट, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट हो गया 16 AMU, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास यूनिट हो गया 16 ग्राम्स। वैसे ही वाटर का भी 16 AMU था इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। अगर से सारे मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करेंगे तो इट इज 18 AMU, तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स इट विल बी 18 ग्राम्स। अगेन मीथेन इन टर्म्स ऑफ AMU कितना पड़ेगा 16 AMU, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स कितना पड़ेगा 16 ग्राम्स। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास हम यूजुअली कहाँ कंसिडर करते हैं, जिस भी कंपाउंड में आयन्स प्रेजेंट है, ओके, जैसे सॉल्ट्स, ओके, वहां पे जब भी हम उसको डिसोसिएट करके एटॉमिक मास ऑफ वन इंडिविजुअल अगर कंसिडर करेंगे, इट इज नॉट एन एटम एनीमोर, वो क्या है, वो एक आयन है, या तो कैटायन है या फिर आनायन है, करेक्ट। सो सोडियम, जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल, इजीएस्ट एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। सोडियम, सिर्फ सोडियम अगर मैं कंसिडर करूंगी उसका एटॉमिक मास है 23, सिर्फ क्लोरीन कंसिडर करूंगी तो उसका एटॉमिक मास हो गया 35.5। लेकिन इधर पे सोडियम क्लोराइड में सोडियम एज अ सोडियम नहीं है ना, सोडियम है एज Na+ आयन, क्लोरीन है एज Cl- आयन, तो वो आयन्स है। तो जब भी हम मासेस ऑफ आयन्स कंसिडर करते हैं तो हम वो एटॉमिक मास ही कहलाएगा, लेकिन हम रेफरेंस के लिए उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। वो वैल्यू एटॉमिक मास की ही वैल्यू है, लेकिन हम उसको एज अ रेफरेंस टू डिफरेंशिएट दैट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ आयन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉर्मूला मास। जैसे अगर से मैं सोडियम क्लोराइड को कंसिडर करूंगी तो उसका एटॉमिक मास हो गया, सोडियम का एटॉमिक मास हो गया इंडिविजुअल 23 एंड क्लोरीन का एटॉमिक मास हो गया इंडिविजुअल 35.5, सो टोटल 58.5। लेकिन इस 58.5 को मैं मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलूंगी, मैं उसको बोलूंगी फॉर्मूला मास। उसको मॉलिक्यूलर मास नहीं बोलूंगी क्योंकि वो एक आयोनिक कंपाउंड है। हम सोडियम एज एन एटम नहीं ले रहे हैं, हम सोडियम ले रहे हैं एज अ Na+ आयन, ओके, एंड क्लोरीन वी आर टेकिंग एज Cl- आयन। So 23 plus 35.5 for Na+ and Cl-, so total sodium chloride का मास हो गया 58.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। सी, एवरेज एटॉमिक मास, अभी जस्ट 2 सेकेंड पहले जो हमने एग्जांपल पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, उसमें क्लोरीन का मैंने मास कितना लिखा 35.5। आपने भी, आप पहले से ही जानते हैं क्लोरीन का मास हो गया 35.5। अगर से हम कॉपर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 63.5, है कि नहीं, करेक्ट। तो अगर मैं एटॉमिक मास के बारे में बात कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है, जितने भी प्रोटॉन्स हैं जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं उसका हम सम अप लेंगे तो वो हो गया आपका एटॉमिक मास, करेक्ट। तो प्रोटॉन एक इंडिविजुअल एंटिटी है, न्यूट्रॉन एक इंडिविजुअल एंटिटी है, तो टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू अ होल नंबर, है कि नहीं। अगर मैं नहीं कह सकती ना कि हाफ प्रोटॉन दे दो भैया, पौना न्यूट्रॉन दे दो, हम उसको ऐड कर देंगे, नो, वी टेक एज अ सिंगल पीस, है कि नहीं। हम एक होल नंबर, एक सिंगल प्रोटॉन या फिर 2 सिंगल प्रोटॉन या फिर 100 सिंगल प्रोटॉन लेते हैं, वैसे 100 सिंगल न्यूट्रॉन लेंगे
बट लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, दे आर ऑल इंडिविजुअल। तो हम उनको जब क्लब करेंगे, कंबाइन करेंगे, उनका वैल्यू भी हमको एक होल नंबर ही मिलना चाहिए। लेकिन जैसे कि हमने देखा है क्लोरीन में, कॉपर में हम होल नंबर्स नहीं लगा रहे, हम क्या लगा रहे हैं, हम डेसिमल प्लेसेस लगा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। अब हम एवरेज एटॉमिक मास कब कंसिडर करेंगे, जब भी एलिमेंट में बहुत से ज्यादा आइसोटोप्स अवेलेबल हैं। आइसोटोप्स क्या है, what are isotope, elements having same atomic number different mass number, मतलब atomic number जैसे प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन मास नंबर, न्यूट्रॉन्स अलग है। प्रोटॉन सेम रहेंगे लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग रहेंगे, तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक मास जो है वो अलग हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, करेक्ट। तो हम क्या लेंगे, जो भी आइसोटोप अवेलेबल है उसका हम एवरेज ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के दो आइसोटोप्स, दो इंपॉर्टेंट जरूरी आइसोटोप्स अवेलेबल हैं। कौन से, वो है Cl35 एक आइसोटोप है, एंड एक और आइसोटोप है जो Cl37 है। सो Cl35 एटमॉस्फेयर में 75% तक मौजूद है लगभग, लेकिन Cl37 एटमॉस्फेयर में लगभग 25% ही अवेलेबल है। तो क्या मैं Cl37 को अवॉइड करके सिर्फ Cl35 को ले सकती हूँ? नहीं कर सकते हम, क्योंकि उसका परसेंटेज है 25%, 1/4, एक चौथाई तो क्लोरीन Cl37 आइसोटोप एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। तो इस तो इन सब वैल्यूज को, इन ऐसे ऐसे एग्जांपल्स को, ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या करेंगे, वी विल नॉट कंसिडर द होल मासेस, वी विल टेक देयर एवरेज मास। जैसे तो मास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन क्या हो गया, सो क्लोरीन मास परसेंटेज हम लेंगे पहला वाला आइसोटोप और उसका परसेंटेज। पहला वाला आइसोटोप क्या है 35 और उसका परसेंटेज क्या है 75, ठीक है। फिर हम लेंगे दूसरा वाला आइसोटोप और उसका परसेंटेज, अबंडेंसी 37 into 25, ठीक है। सो डिवाइडेड बाय, ऑब्वियसली हम एवरेज रहे हैं आउट ऑफ 100, हम एवरेज ले रहे हैं आउट ऑफ 100। तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस, 35 into 75 प्लस 37 into 25 डिवाइडेड बाय 100, आपको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगा 34, आपको ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगा 35.45, जो कि हम एवरेज वैल्यू के हिसाब से ले रहे हैं। क्लोरीन का हो गया 35.5, 35.45 है तो हम राउंड ऑफ करके 35.5 ले। तो जब भी हम क्लोरीन लेंगे, नो मैटर कहाँ लिख रहे हैं, हम हमेशा क्लोरीन की वैल्यू 35.5 ही लेंगे, हम एवरेज एटॉमिक मास ले रहे हैं उसका, ओके। वैसे ही कॉपर का हो गया 63.5। However, देखिए, this is the formula to calculate average atomic mass, परसेंटेज, पहला वाला परसेंटेज इनटू पहला वाला आइसोटोप, दूसरा वाला परसेंटेज इनटू दूसरा वाला आइसोटोप। अगर से 3 आइसोटोप्स हैं तो वो हम सम अप कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू विल बी आउट ऑफ 100, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ, रिलेटिव एटॉमिक मास। Obviously, the name itself gives us a rough idea. Relative atomic mass, the average atomic mass of atoms of an element compared to 1/12 mass of a carbon-12 isotope, considering their natural abundances. तो कार्बन-12 आइसोटोप के मुकाबले में दूसरों का जितना भी एटॉमिक मास आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। क्विकली, केमिस्ट्री का सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, खासकर ग्रेड 11 में, वो है मोल कॉन्सेप्ट। हम कैसे पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट? सुनने में नाम बहुत इजी है, अच्छा लगता है, लेकिन जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना है दिमाग फट जाएगा, ओके। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल क्या है, फर्स्ट हम मोल के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। हमने काफी वैल्यूज पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, और उसके उनके काफी नाम भी, अलग नाम भी पढ़े, जैसे अगर मैं दुकान में जाके आई वांट टू बाय 12 एग्स, तो 12 का मीनिंग क्या हो गया, 1 डजन। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग 12 एग्स, क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं मुझे 1 डजन अंडे दे दीजिए, यस और नो, दुकानदार को पता चल जाएगा ना। तो वैसे ही हाफ डजन कितने हो गए, 6। तो डजन रिप्रेजेंट्स अ नंबर, अगर क्या वो 14 देगा, 13 देगा, नहीं ना, सिर्फ 12 ही देगा। तो 1 डजन इज अ फिक्स्ड नंबर, या 1 डजन क्या हो गया, एक फिक्स्ड नंबर, 12। वैसे ही अगर मैं कहूं सचिन स्कोर्ड अ सेंचुरी,
तो उसका वैल्यू कितना हो गया? मैं बोल रही हूँ कि सचिन ने 100 रन बना दिए। मैं बोलूंगी अगर से उन्होंने 99 बनाया, 98 बनाए, मैं सेंचुरी बोलूंगी? नहीं, करेक्ट। तो दैट मीन्स सेंचुरी रिप्रेजेंट्स अ नंबर, एंड व्हाट इज दैट नंबर? दैट इज अ फिक्स्ड नंबर, दैट इज 100, करेक्ट। तो जब भी हम एक कोई सर्टन वैल्यूज लेंगे, उसका एक सर्टन नंबर भी रहेगा। जैसे डेकेड, जब मैं डेकेड बोलूंगी 10 years इज इक्वल टू 1 decade, सो 10 ओनली इज द फिक्स नंबर, डजन का 12 ओनली इज द फिक्स नंबर, सेंचुरी का 100 ओनली इज द फिक्स नंबर, टन 1000 ओनली इज द फिक्स नंबर, करेक्ट। वैसे ही मोल इज ऑल्सो फिक्स नंबर। जैसे हम डजन, सेंचुरी, डेकेड, देन टन, उसका एक फिक्स्ड नंबर कंसिडर कर रहे हैं, वैसे ही मोल का एक फिक्स्ड नंबर है, और वो फिक्स नंबर है 6.023 into 10 power 23। 6.023 into 10 power 23। अब ये 6.023 कहां से आया? जब भी हमने 12 ग्राम कार्बन, अभी भी जस्ट ना हमने पढ़ा है 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप, एंड 12 इज द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ 1 C12 आइसोटोप, वो सब हमने पढ़ा जो इन टर्म्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। अगर से मैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन लूंगी, तो और उसमें जितने भी एटम्स ऑफ कार्बन रहेंगे, अगर से मैं उनको गिनना शुरू करूंगी, तो तकरीबन तकरीबन मुझे उसमें 60226 फॉलोड बाय 18 जीरोस, 60226 फॉलोड बाय 18 जीरोस, 18 जीरोस, इतने सारे एटम्स मिलेंगे किसमें? 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप अगर मैं कंसिडर करती हूँ उसमें, तो बहुत बड़ा नंबर है। तो 60226, उसके बाद मुझे 18 जीरोस डालने पड़ेंगे, 18 जीरोस डालने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली पहले तो मैं साइंटिफिक नोटेशन में उस नंबर को छोटे से नंबर में कंसिडर कर दूंगी, तो मैं 3 डेसिमल प्लेसेस में उसको राउंड ऑफ कर दूंगी, तो हो गया 6.023। आप 6.022 भी कंसिडर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 6.023 हो गया into 10 to the power 23। तो हम डेसिमल प्लेस एज पर साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल प्लेस अगर शिफ्ट करेंगे तो 18 प्लस हम 5 जीरोस और बढ़ा देंगे, तो दैट्स व्हाई द वैल्यू हो गया 6.023। तो इसका मतलब अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लूंगी और उसमें C12 आइसोटोप लूंगी कार्बन वाला, तो उसमें सारे बैठ के मैं आराम से सारे एटम्स अगर मैं काउंट करूंगी तो इतने सारे एटम्स निकलेंगे, तो उसका वैल्यू कितना हो गया? 1 मोल हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 1 मोल, and this 1 mole is also called as Avogadro's number, sometimes represented as Na, sometimes represented as N0। दोनों ही ठीक है, दोनों ही सही है, Na या फिर N0, ओके। लेकिन हम उस नंबर को क्या बोलेंगे? जैसे हम डजन को 12 को डजन बोलते हैं, 100 को सेंचुरी बोलते हैं, वैसे 6.023 into 10 power 23 को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। इजी। लेकिन ये हम कंसिडर ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स समझना है हमको, जब भी whenever we have to understand concepts of chemistry, हमको मोल की वैल्यू पता रहनी चाहिए। और हम क्योंकि हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज कर रहे हैं, एटॉमिक मास ऑफ C12 आइसोटोप लेंगे और उसको दूसरे एलिमेंट के साथ उसका रेशियो ले रहे हैं, करेक्ट। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास कंसिडर करेंगे। तो जब हम रिलेटिव एटॉमिक मासेस, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस सारे कंसिडर कर रहे हैं, तो वी हैव टू रिलेट द एटम्स ऑल्सो, नो। तो हम उसका रिलेटिव एटम्स भी कंसिडर करेंगे। वो रिलेटिव एटम्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? करेक्ट, 6.022 into 10 power 23। इसका मतलब क्या है? जो भी एटॉमिक मास कोई भी एलिमेंट का ले लीजिए, उसमें जितने एटम्स रहेंगे वो होगा अब 1 मोल, ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन कंसिडर करूंगी, 16 ग्राम है, 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम्स रहेंगे? 6.022 into 10 power 23। अगर मैं सोडियम कंसिडर करूंगी 23 ग्राम्स में कितने एटम्स ऑफ सोडियम रहेंगे? 6.023 into 10 power 23। मैं गोल्ड कंसिडर करूंगी जो कि जिसका मास थोड़ा सा ज्यादा है, 197 ग्राम्स ऑफ गोल्ड में कितने एटम्स ऑफ गोल्ड रहेंगे? 6.023 into 10 power 23। मैं यूरेनियम कंसिडर करूंगी, यूरेनियम का एक मास है U235, एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम 235, सो दैट मीन्स 235 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम में कितने एटम्स ऑफ यूरेनियम रहेंगे? 6.023 into 10 power 23। अगर मैं छोटा सा एटम लूं जैसे हाइड्रोजन, 1,
atomic mass of one atom of hydrogen is 1. So if you consider 1 gram of hydrogen, so how many atoms are there in that 1 gram? Again the number remains same, 6.023 into 10 power 23. बड़ा से बड़ा एटम ले लीजिए जैसे यूरेनियम, गोल्ड, छोटे से छोटा एटम ले लीजिए जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो उसमें उनका जो भी एटॉमिक मास है उसमें कितने एटम्स अवेलेबल रहेंगे? 1 मोल ऑफ एटम्स अवेलेबल रहेंगे और उनकी क्या वैल्यू क्या रहेगी? 6.023 into 10 power 23. आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं 1 मोल का ऑब्वियसली डिफरेंट उसकी वैल्यूज हैं, उसमें जितने हैं 6.023 into 10 power 23 एटम्स हो सकते हैं, आयॉन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो इन जनरल हमने पार्टिकल्स कहेंगे उनको, और उसका वैल्यू क्या ना, और उसका नाम भी क्या रहेगा? N0 और Na, अवोगाड्रोस नंबर। जो भी ग्राम एटॉमिक वेट है, इट कुड बी एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, वो सब कंसिडर कितने वैल्यूज होगा? 1 मोल। वैसे ही इन टर्म्स ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियसली गैसेस का वॉल्यूम लेंगे हम, तो 1 मोल ऑफ अ गैस विल हैव how much volume of a gas will have 1 mole, okay? तो 22.4 डीएम क्यूब, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डीएम क्यूब की वैल्यू पढ़ा है, तो हम 22.4 लीटर्स भी कह सकते हैं उसको, सो 22.4 लीटर्स भी कह सकते हैं। अगर से मुझको उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मैं कहूंगी 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी मैं कंसिडर कर सकती हूँ। तो 22.4 डीएम क्यूब और 22.4 लीटर और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। सो ए 1 मोल ऑफ अ गैस, एक मोल गैस का एक मोल, अगर हम एनटीपी या फिर एसटीपी बोथ दोनों कंडीशन सप्लाई करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दोनों ही सप्लाई करेंगे, 1 मोल ऑफ अ गैस विल हैव हाउ मच वॉल्यूम? इट विल ऑक्यूपाई दिस मच, 22.4 डीएम क्यूब लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। अगर से हम मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे या कंपाउंड्स कंसिडर कर रहे हैं, जितना भी उसका मॉलिक्यूलर मास या कंपाउंड्स का जितना भी टोटल मास है, दैट विल आल्सो बी कितने मोल्स होगा? 1 मोल, ओके? बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। या थोड़े से एक्स्ट्रा यूनिट्स या पॉइंट्स अगर हम रिकॉल कर ले, हमारे लिए आगे जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। लेट्स चेक व्हाट आर एसटीपी कंडीशन। एसटीपी स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर से हम गैसेस का कंसिडर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लेंगे 273, ओके? अगर हम लिक्विड्स एंड सॉलिड्स कंसिडर कर रहे हैं, हम लेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एज 298 केल्विन, ठीक है? ये प्लीज याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए हम टेम्परेचर कितना कंसिडर करेंगे? 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री, लेकिन इन टर्म्स ऑफ केल्विन ही लेंगे, 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होगा? एक, या तो एक एटमॉस्फेयर या फिर एक बार, ओके? तो दोनों ही कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर कंसिडर करेंगे, आप क्लियरली देख सकते हैं एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू कितनी है? 1.01325 बार, मतलब बार एटमॉस्फेयर से थोड़ा सा कम है, करेक्ट? करेक्ट। एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, सॉरी, एटमॉस्फेयर बार से थोड़ा सा कम है, तो देखिए एक बार हो गया 0.987, थोड़ा सा कम है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कम वैल्यू है, तो जिसको हम लेंगे 1 लाख पास्कल्स, 1 लाख पास्कल्स। तो 1 एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू 1.01325 into 10 power 5 पास्कल, या फिर हम राउंड ऑफ करके ये 0.0132 को अवॉइड कर सकते हैं, हम डायरेक्टली हम लेंगे 1 बार इज इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल्स। पास्कल एक यूनिट ऑफ प्रेशर है, ठीक है? तो अगर से हम मोलार वॉल्यूम, मतलब 1 मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ऑफ अ गैस सब्सटेंस कंसिडर करेंगे, मोलार वॉल्यूम, अगर हम वैल्यू एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं तो हमको लेना पड़ेगा 22.4, अगर हम 1 बार में ले रहे हैं हमको लेना पड़ेगा 22.7। आप क्लियरली देख सकते हैं एटमॉस्फेयर थोड़ा सा छोटा है बार से, तो इवन वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज, थोड़ा सा डिफरेंशिएट या डिविएशन आएगा 22.4 एंड 22.7। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? थोड़े से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं मोल कॉन्सेप्ट पर, काफी इंटरेस्टिंग एंड इजी न्यूमेरिकल्स हैं। दिस इज द फर्स्ट लेवल, ओके? और ये न्यूमेरिकल्स खास करके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से कंसिडर किए हैं। तो लेट्स गो फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ऑलरेडी फॉर्मूला दिया हुआ है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे?
देखिए अगर से ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में है तो डायरेक्ट हम आंसर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर से हम थ्योरी पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे तो हमको थोड़ा सा स्टेप वाइज जाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज ऑलरेडी मास है C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं इसमें। तो हम फर्स्ट देखेंगे कार्बन, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, लिख लेते हैं 12। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो भी लिख लेते हैं 1। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, वो भी लिख लेते हैं 60, करेक्ट। नाउ कार्बन, कितने कार्बन अवेलेबल है मेरे पास, 6। कितने हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, 12। एंड कितने ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, 6। सो आई विल सिंप्लीफाई दिस। सो 12 is the atomic mass of one carbon into there are how many carbons, 6 plus, क्योंकि मुझको सारे एटम्स का सम अप लेना है, ओके। तो मोलिकुलर मास है सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो गया 1 इंटू कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है, 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16 इंटू कितने ऑक्सीजन अवेलेबल है, 6। तो सिंप्लीफाई किए, 12 5 60, 12 6 72 प्लस 12 1 12 प्लस 16 5 80, 16 6 96। अगर हम सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 180 यूनिट हो गया AMU, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। अगर से मैं सेम क्वेश्चन मैं पूछूं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वो हो गया 180 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास हो गया 180 AMU। आई होप नाउ आपको फर्क मालूम हो गया। However, next example solve करते हैं। Copper, let me read out the question for you. Copper has two naturally occurring isotopes. Copper में 2 isotopes हैं, C63, okay, has an atomic mass, उसका atomic mass है 62.929 और उसका abundancy है 69.15, और हो गया C65 और उसका मास है इतना और उसका abundancy हो गया 30.85। कैलकुलेट द एवरेज। जस्ट ना हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो एवरेज मास ऑफ कॉपर हम कैसे लेंगे, फर्स्ट उसका मास इनटू इट्स परसेंटेज। फर्स्ट वाले का मास कितना है 62.9296 इनटू और उसका परसेंटेज अवेलेबिलिटी कितना है 69.15 प्लस सेकेंड आइसोटोप का मास कितना हो गया 64.9277 इंटू उसका परसेंटेज अबंडेंसी परसेंटेज कितना हो गया इंटू 30.85 होल डिवाइडेड बाय 100, होल डिवाइडेड बाय 100। अगर से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा 63.54 AMU। तो हम 0.54 को अवॉइड करके हम डायरेक्टली 63.5 ही अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं। दैट्स व्हाई हम कॉपर को जब भी कॉपर या क्लोरीन को लिखेंगे हम लिखेंगे 35.5 फॉर क्लोरीन एंड 63.5 फॉर कॉपर, ठीक है। तो हाँ, या एक बात मैं आपको बता दूं, प्लीज कंफ्यूज मत होइए। Cu63 मींस हम उसको राउंड ऑफ वैल्यू होल नंबर रेशियो में बताना है। कार्बन जैसे हम बोलते हैं कार्बन 12 आइसोटोप, सो दिस इज Cu63 आइसोटोप, लेकिन उसका एक्चुअल मास है इतना, तो हम Cu63 डायरेक्टली नहीं लेंगे, हम लेंगे उसका एक्चुअल मास। वैसे ही Cu65 वो एक राउंड ऑफ वैल्यू है, उसका एक्चुअल मास है 64.9277 और उसका अबंडेंसी ये है, ठीक है। तो हमको एक्चुअल मासेस जो भी अवेलेबल है हमको वो लेना पड़ेगा, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 40 ग्राम्स ऑफ सल्फर। ये तो भाई अभी आपको आई एम श्योर ये आपको बहुत ही इजी हो गया है। सल्फर का एटॉमिक मास क्या है 32, करेक्ट। सल्फर का एटॉमिक मास हो गया 32। सो अगर से मैं हाउ मेनी एटम्स आर देयर 40 ग्राम्स इन टर्म्स ऑफ ग्राम, तो मैं भी इसको भी 32 को भी इन टर्म्स ऑफ ग्राम से लूंगी। सो 32 ग्राम्स में कितने एटम्स ऑफ सल्फर, 32 इज द एटॉमिक मास। सो अगर से हम रिलेटिव एटॉमिक मास या मोल कॉन्सेप्ट कंसिडर करें तो 32 में कितने एटम्स रहेंगे 6.022, करेक्ट। तो हम मोल वैल्यू ले लेंगे, तो 32 ग्राम है 6.022 या फिर 23, बोथ आर करेक्ट, 23 एटम्स। अगर से 32 ग्राम्स में इतने सारे एटम्स हैं तो फिर 40 ग्राम्स में कितने एटम्स होंगे,
just put x. Simplification, yeah, next 5 seconds, previous 5 seconds please edit it and re-record. Yeah, x हो गया, correct. So simplification देखते हैं, just cross multiply कीजिए, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x is equal to 40 into 6.023 into 10 power 23 divided by 32. x के साथ जो भी वैल्यू रहेगा, जैसे 32, हम उसको डायरेक्टली आंख मूछ के हम उसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे, तो बाकी सारे वैल्यूज न्यूमरेटर में चले जाएंगे, तो 40 और 6.023 न्यूमरेटर में जाएगा एंड 32 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. तो मैं I'll take simple 4 table, so 3, correct. So 10 6 60.023 into 10 power 23. मैं डायरेक्ट राउंड ऑफ वैल्यूज ही ले रही हूँ. सो इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, आपको मिलेगा 7.5. तो ये भी सिंप्लीफाई करेंगे 562 into 10 power 23. तो अगर से 32 ग्राम्स में इतने सारे एटम्स है, 6 into 6.023, तो 40 ग्राम्स में 7.55, तकरीबन 7.55 एटम्स मिलेंगे. These many atoms are available. Simplification कर सकते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. हाँ, एक और न्यूमेरिकल है, calculate the, let me read out, calculate the amount of water in terms of grams by the combustion of 16 grams of methane. पहले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेंगे, फॉर्मूला लिख दीजिए बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ. सो मीथेन का फॉर्मूला हो गया CH4 एंड कंबशन हो रहा है तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं. तो जब भी कंबशन होता है 2 मेन प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाला हो गया वाटर, करेक्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो पहले तो बैलेंस है क्या वो देख लीजिए, बिकॉज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो देयर आर 4 हाइड्रोजन, तो मैं इधर 4 डालूंगी एंड 2 ना अभी ऑक्सीजन का वैल्यू, यस अभी ठीक है, कार्बन कार्बन ठीक है, हाइड्रोजन भी ठीक है, हाइड्रोजन इज नहीं. This previous 5 seconds you please delete it. I'm continuing. Okay, तो हमने इसका इक्वेशन लिख लिया. एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा बिफोर वी आर सॉल्विंग. तो मेरे पास है स्केलेटल इक्वेशन, हाइड्रोजन एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा. फर्स्ट मैं डालूंगी हमको मेटल नॉन मेटल HO MnOH रूल फॉलो करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे. इधर देखिए इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो थोड़ा सा इसको मैं 2H2 बना देती हूँ. तो अब भी क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गया, इधर 2 ही हैं, तो 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन, सारे बैलेंस्ड है. तो चलिए देखते हैं. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. मीथेन का मास ही 16 ग्राम्स है, करेक्ट. कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 1 into 4, so 12 + 4 16. so 16 ग्राम ऑफ मीथेन हमको कितने ग्राम्स ऑफ वाटर देगा, है ना. सो स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है देख लीजिए, ये इन टर्म्स ऑफ मोल्स देख लीजिए. 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज हाउ मेनी मोल्स, 1 मोल. एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन कितने मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहे हैं, करेक्ट. तो 1 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इधर हो गया 18 ग्राम्स, करेक्ट. मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18, तो 2 मोल्स ऑफ वाटर हो गया फिर से 18 ग्राम. सो 18 + 18, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. सिंपल. तो हम सारे मासेस को कंसिडर नहीं करेंगे. आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दिया है और हमको सिर्फ वो 2 ही कंसिडर करना पड़ेगा. जैसे इधर उन्होंने पूछा है वाटर और उन्होंने दिया है मीथेन. सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑक्सीजन मास एनीमोर. हमने बैलेंस कर दिया, हो गया. तो लेकिन मासेस हम सिर्फ मीथेन और वाटर का कंसिडर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं चाहिए, बस बैलेंस करके छोड़ देंगे. एज पर द क्वेश्चन हम सारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. एज पर द क्वेश्चन उसका मासेस उसका मोल्स हम कंसिडर करेंगे, ठीक है. सो 36 करें. एक और लास्ट एग्जांपल है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ
22 grams of carbon dioxide after combination. Combination नहीं, ये combustion है. ओके, आफ्टर कंबशन. ठीक है, तो चलिए देखते हैं. सो सेम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा. हम फिर से मीथेन ले रहे हैं, प्लस कंबशन हो रहा है, करेक्ट. सो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा दिस टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो क्विकली बैलेंस करें. प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने मास ऑफ वाटर कैलकुलेट किया था, इस बार हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट. तो हमको ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस कर दीजिए पिछले फॉर्मूला के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से. दिस इज द करेक्ट बैलेंस्ड फॉर्म. अगर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू ऑलरेडी पता है, फर्स्ट मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज कंसिडर करूंगी. स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, मीथेन का स्टैंडर्ड मास है 16 ग्राम्स. एंड कार्बन, इस बार मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वाटर की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को देखूंगी. देखिए, देयर इज 1 मोल ऑफ मीथेन, और 1 मोल ऑफ मीथेन की वैल्यू हो गई 16 ग्राम, एंड देयर इज 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू हो गई 44 ग्राम. करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन इज 16 प्लस 16 32 एंड कार्बन इज 12, 32 प्लस 12 44. ठीक है, तो 44 ग्राम. तो 16 ग्राम मीथेन मुझे 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा. तो अगर से मेरे पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कितने ग्राम मीथेन मुझे कार्बन डाइऑक्साइड देगा, करेक्ट. ओके, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मीथेन. फर्स्ट में इन टर्म्स ऑफ मास कैलकुलेट करूंगी, या फिर मुझे डायरेक्टली मोल्स में करना है तो भी चल जाएगा. 1 मोल ऑफ मीथेन मुझे दे रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 22 ग्राम, जो कि 44 ग्राम होगा. अगर मेरे पास 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो हो गया उसका हाफ, नो 0.5 मोल. तो मीथेन भी कितना होगा, मीथेन की वैल्यू भी हो गई 0.5 मोल, यानी कि 8 ग्राम मीथेन मुझे 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा. तो 8 ग्राम मीथेन कितना हो गया, 0.5 मोल, हाफ अ मोल, 0.5 मोल, हाफ अ मोल. करेक्ट, दिस इज माय फाइनल आंसर. ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत से सारे हंड्रेड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़े, तभी मोल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी. ठीक है, हम अपने अगले लेक्चर में दोबारा से कंटिन्यू करेंगे मोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है, चले, आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. बाय.